हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल खुर्शीद अंसारी दिस साइड। आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं और वो टॉपिक ये है साहब कि एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन क्या है इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए अपने इनवर्ट सप्लाई पे। ये क्या पूरा मामला है, बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं कौन हूँ। तो देखिए, सीए बनने के बाद मैंने इनडायरेक्ट टैक्सेशन में ही काम किया। ओके, तो इस सब्जेक्ट का मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। जब भी एनटीटी पे जीएसटी ऑफिसरों का असेसमेंट आया तो उसे भी मैंने हैंडल किया, तो वहाँ से मुझे समझ में आया कि जीएसटी ऑफिसर जो है इस लॉ को, जीएसटी को कैसे इंटरप्रीट करते हैं। ओके, तो ये चीज़ों को मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। तो देखिए, जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि भाई एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर क्लेमिंग द आईटीसी। ओके, तो एलिजिबल कौन होगा आईटीसी को क्लेम करने के लिए? तो देखिए, ये बहुत ही इजी है। क्या बोला जा रहा है, एक तो पहली बात रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। रजिस्टर्ड मतलब कहाँ पे रजिस्टर्ड साहब? तो जीएसटी में रजिस्टर होना चाहिए। दूसरी बात क्या बोला जा रहा है, वो जो भी इनवर्ड सप्लाई ले रहा है वो सभी इनवर्ड सप्लाई इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, नॉन बिजनेस यूज नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है, तो वो आईटीसी क्लेम कर सकता है। ये तो हुआ उसकी एलिजिबिलिटी, कौन एलिजिबल होगा। अब एलिजिबल हो गए तो ऐसा नहीं कि आप आईटीसी क्लेम कर लो। एलिजिबल होने के बाद जो सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 है वहां पे बहुत सारे कंडीशन दिए हुए हैं। अगर जो एक बार वो कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं देन टू ही वो आईटीसी क्लेम कर सकते हो। तो ये वाला जो पार्ट है ये आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए मैं बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच में इस चीज को आपको समझा देता हूं। देखिए, अगर जो मैं बात करूं सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, तो क्या बोलता है, कंडीशन फॉर अवेलिंग द आईटीसी। अवेल करने के लिए, आईटीसी क्लेम करने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होने मांगते हैं। सबसे पहली बात, आईटीसी अवेल कौन करेगा यार? आईटीसी क्लेम कौन करेगा? रेसिपिएंट करेगा या सप्लायर करेगा? तो जो बायर है, ठीक है, वो अपने इनवर्ट सप्लाई पे आईटीसी क्लेम करता है। तो यहां पे रेसिपिएंट। ओके, अब बात ये आता है कि क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो देखिए, इस चीज को ध्यान से समझिए आप। कंडीशन में क्या बोला जा रहा है, रेसिपिएंट ये सारे वो कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई होते हैं तो ही आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। बात को समझिए। अब ये कंडीशन हर चीज रेसिपिएंट पे ही नहीं डिपेंड है। जिससे ये खरीद रहा है वो कुछ एक्शन ले रहा है कि नहीं ले रहा है उस पे भी डिपेंड करता है। मतलब क्या, रेसिपिएंट पे भी कंडीशन डिपेंड करते हैं एंड सप्लायर को भी कुछ चीजें फुलफिल करना पड़ता है। और जब ये दोनों फुलफिल होता है देन ये रेसिपिएंट आईटीसी क्लेम कर सकता है। तो देखिए क्या क्या है यहाँ पे। सबसे पहली बात, रेसिपिएंट के पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। तो जो भी वो चीजें खरीद रहा है उसके लिए टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। अगर जो आईएसडी का सप्लाई है तो आईएसडी का इनवॉइस होना चाहिए, ठीक है। आरसीएम का केस है तो सेल्फ इनवॉइसिंग होना चाहिए। इस तरह से चीजें ये होना चाहिए। दूसरी बात क्या बोला जा रहा है कि जो टैक्स इनवॉइस है ना, जब इस सप्लायर ने अपना R1 फाइल किया रहेगा उसमें इस इनवॉइस को सप्लायर रिपोर्ट किया रहेगा। ओके, ठीक है। और जब ये R1 में रिपोर्ट किया रहेगा तो ये जो रेसिपिएंट है जो इसका टू बी बनता है, टू बी क्या रहता है, तो जितने सप्लायर से ये खरीदा रहता है उसका एक जगह पे पूरा डिटेल आ जाता है, रिपोर्ट आ जाता है, ऑटो पॉपुलेट होता है यहाँ पे चीजें, तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। तो टू बी में ये जो R1 में इनवॉइस दिखाया वो यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। देन क्या बोलते हैं कि देखो भाई, रेसिपिएंट जो आप गुड्स या सर्विस खरीद रहे हो वो आपको गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड होनी चाहिए। ये नहीं कि बस इनवॉइस, आप सेलर ने आप पे इनवॉइस काट दिया और उसने R1 में दिखा दिया और आपके 2B में दिख गया तो आपने क्लेम कर दिया, देन तो ये ट्रेडिंग इन इनवॉइसेस बोला जाएगा। बहुत संगीन अपराध है जीएसटी में। तो कहने का मतलब क्या है कि एक्चुअल में गुड्स या फिर सर्विसेज रिसीव्ड होने चाहिए, ठीक है। इसके कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे कि एक्सेप्शन में आता है बिल टू शिप टू मॉडल, ठीक है। तो बिल टू शिप टू मॉडल में अगर जो रेसिपिएंट के पास गुड्स नहीं भी आता है देन टू इसको डिम्ड एक्सेप्टेंस मान करके आईटीसी क्लेम कर सकते हैं।
ओके और जब भी गुड्स लॉस या फिर इंस्टॉलमेंट में आता है आपके पास, देन इन दैट केस जब भी लास्ट इंस्टॉलमेंट आता है गुड्स का, देन ओनली ही आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है कि भाई आईटीसी रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, रेसिपिएंट आप कुछ धोखाधड़ी नहीं किए रहने मांगते हैं। धोखाधड़ी कैसे हो सकता है, R1 में 1 लाख का टैक्स दिखाए लेकिन 3B में 80,000 का ही भरे हैं, तो 20,000 का भाई आपने लोअर टैक्स पे किया है। ठीक है, या आपके 2B में 50,000 का क्रेडिट दिख रहा है, आप क्लेम करके 80,000 बैठे हो, तो 30,000 का एक्सेस क्लेम करके बैठे हो, ऐसा चीज है। या फिर और भी तुम कुछ जीएसटी में धोखाधड़ी नहीं किए रहने मांगते। कहने का मतलब क्या है, आईटीसी रेसिपिएंट आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं होना मांगता है। उसके बाद से क्या बोला जा रहा है कि भाई जो सप्लायर है ना, R1 में जो इनवॉइस दिखाया, उस इनवॉइस का सप्लायर को पेमेंट करना है 3B फाइल करके। ओके, अब 3B फाइल करेगा सप्लायर, तो वहां पे जो टैक्स पे करने को आएगा उसको 2 सोर्स से कर सकता है। कहां से कर सकता है, अपने आईटीसी को यूज करके, और उसके पास से कुछ बचा हुआ टैक्स है, ठीक है, तो उसको कैश में पे करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है, वो आईटीसी से पे करे या फिर कैश से पे करे, ठीक है, उसको पे करना है किसको, सप्लायर को, उस तो ही रेसिपिएंट उसका आईटीसी क्लेम कर सकता है। क्यों ऐसा बोला जा रहा है, अरे भाई गवर्नमेंट आपको आईटीसी देगी तो जब ये सप्लायर से टैक्स लेगी तो ही तो आपको क्रेडिट देगी। इसीलिए गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि भाई सप्लायर जब टैक्स पे करेगा देन टू ही हम रेसिपिएंट आपको आईटीसी देंगे। बात भी सही है। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है कि रेसिपिएंट आप आईटीसी क्लेम करोगे ना, आईटीसी आप कहां से क्लेम करोगे बताइए, तो आईटीसी तो आप क्लेम करोगे 3B फाइल करके। तो कहने का मतलब ये है रेसिपिएंट कि आप 3B फाइल करो और वहां पे ये जो इनवॉइस की बात चल रही है, इस इनवॉइस का आप क्रेडिट क्लेम कर लो। ठीक है, तो बताइए साहब, ये जो मेरा डिस्कशन था आपको कैसा लगा, चीजें समझा कि नहीं समझा? अगर जो चीजें आपको समझा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।